मेरी छोटी बहन 12 साल की थी जब 9 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए। मेरी छोटी बहन 8वीं क्लास में थी और प्रेग्नेंट हो गई। मेरी माँ ने उसको बहुत मारा और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन वह बार बार यही कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ। पूरे 9 महीने तक माँ ने उसे कमरे में बंद करके रखा और जब डिलीवरी का वक्त आया तो हॉस्पिटल ले गए। मगर उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए जब डॉक्टर ने कहा कि मेरा नाम रूपाली है। मैं अपने रोज की रूटीन की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैंने बिजी अंदाज में मोबाइल निकालकर कॉल पिकअप करके कान से लगा लिया। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखती रही। मेरी माँ की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि घर में मेरी ससुराल वाले आए हुए हैं। उसने मुझे उनके आने का बताया और कहा कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। मैं ठीक है कहकर कॉल काट दी और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जल्दी करने के बावजूद मुझे हाफ डे लीव लेते हुए आधा घंटा लग गया। सड़क पर पहुंचते ही मैं जल्दी से रिक्शा में बैठी और घर का एड्रेस बताकर चलने को कहा और खुद अपने मंगेतर को कॉल करने लगी। मगर हर बार की तरह इस बार भी मुझे मायूसी हुई। पता नहीं मेरा मंगेतर ऐसा क्यों करता था। वह सच में कहीं बिजी हो जाता था या जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाता था। इस बात का फैसला मैं आज तक नहीं कर पाई थी। 3-4 बार ट्राई करने के बाद मैंने मोबाइल बंद करके पर्स में डाल दिया। कुछ ही देर बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। बहुत खुशी खुशी ड्राइंग रूम में गई, मगर अगले ही पल मेरी सारी खुशी उड़न-छू हो गई थी। अब खुशी की जगह हमारी उदासी ने ले ली थी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए फेक मुस्कुराहट के साथ जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। ना जाने मुझे तंग करके उसे क्या मिलता था। उसका यह बिना वजह का एटीट्यूड मुझे मेरी समझ के बाहर होता जा रहा था। ना तो वह कभी कॉल पर बात करता था, ना ही वह कभी मिलने आता था। लड़की होने के बावजूद मैं उसे अपनी तरफ से कई बार बुला चुकी थी, मगर वह था कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक तरफ उसकी माँ और बहनें कहती थी कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई थी कि जिससे मैं मान लेती कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। मैं यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती थी कि हो सकता है वह शादी के बाद वाली मोहब्बत को अहमियत देता हो, और आज भी मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली दी थी। मेरी ससुराल वाले मम्मी से मेरी शादी की तारीख लेने आए थे। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं भी अब शादी करके जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जवाब ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मम्मी ने उनसे कहा कि अभी हमारी शादी की तैयारी मुमकिन नहीं है, इसलिए अभी कोई तारीख नहीं दे सकती हूँ। जैसे ही तैयारी पूरी होगी आपको बता देंगे। मेरी सास ने जिद की थी, लेकिन मेरी ननद मेरी सास को समझाने लगी कि आंटी ठीक कह रही हैं, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारी में वक्त लग जाता है और इनके घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। सारी तैयारियां इन्हें अकेली ही करनी है, तो इसलिए हमें इनको समय देना चाहिए। ननद की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह काफ़ी समझदार है। फिर चाय नाश्ता के बाद वह लोग वापस चले गए। उनके जाते ही मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कमाने वाला। अगर तुम्हारी शादी भी जल्दी कर दूंगी तो घर कौन चलाएगा? प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बातें सुनकर उनके गले से लग गई। मम्मी ठीक ही तो कह रही थी। अगर कुछ साल और मैं इंतज़ार कर लूँगी तो मेरी बहन का ग्रेजुएशन हो जाना था। उसके बाद मैं उसे अपने साथ ही टीचर की जॉब पर लगवा लेती। मैं 5 साल से इस स्कूल में जॉब कर रही थी। खैर, मैंने मम्मी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इंतज़ार कर लूँगी, और वैसे भी कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही है। मैं अभी सिर्फ 20 साल की ही तो हुई हूँ। कुछ साल इंतज़ार करने में भला कौन सी बुढ़ी हो जाऊँगी। मम्मी से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, मेरी बहन एकदम डर कर उछली थी। मैंने हैरानगी से उसको देखा। उसे आजकल बहुत ही ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे। बैठे बैठे चौंक जाती और अक्सर घबराई सी रहती। मैं पिछले कई दिनों से उसका यह सब व्यवहार नोट कर रही थी और उसका यूं डरने की वजह जानती थी। मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे सवाल करने पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर कहा, दीदी, वह मैं डरावनी कहानी पढ़ रही थी इसलिए डर गई। मैं लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। जिस तरह हकलाते हुए उसने जवाब दिया था, उसकी आंखें और उसकी जुबान उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। वह मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी, मगर उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी।
इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी हुई कॉपी चेक कर रही थी। मुझे सारे बच्चों की कॉपी आज ही पूरी करनी थी। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर रख दिया था। 2-3 घंटे कॉपी चेक करने के बाद स्टाफ रूम से मैं बाहर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि आपकी मम्मी की 2-3 कॉल्स आई थी और आपकी मम्मी आपकी बहन को लेकर यहाँ पर आई हुई थी और वह बहुत रो भी रही थी, लेकिन आपने डिस्टर्ब करने को मना किया था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी को क्या हुआ था? मैंने फ़ौरन से अपने बैग से मोबाइल निकाला, जहाँ मम्मी की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मम्मी को कॉल मिलाई तो उन्होंने पहले ही बेल पर उठा ली। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ? तो मम्मी ने रोते हुए मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले थे और मुझे वर्क करना था। अब मुझे दोपहर तक का इंतज़ार करना था। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ था। वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे छुट्टी हुई तो मैं बिना देर किए सीधे घर पहुंची, जहां मेरी बहन के कमरे में उसकी चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं फ़ौरन से उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरी मम्मी बहन को बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैं जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़ाई और पूछा कि यह सब क्या है? तो मम्मी कहने लगी, इसी से पूछो, इतनी सी उम्र में यह मुंह काला करके आई है, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अपनी बहन की तरफ देख रही थी, जो बार बार रोते हुए ना में सर हिला रही थी और कह रही थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन की हालत भी बहुत ख़राब थी। मैं तो हैरत से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना वह सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है, कि मैं सब कुछ झुठला देती। मगर जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी वह कैसे झुठलाती? यह हकीकत थी। यह एक सैलाब था जो हमारी ज़िंदगी में खुल चुका था और अब ना जाने यह सैलाब हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सा तूफ़ान लेकर आने वाला था। मैं बिहार के छोटे से शहर में रहती हूँ। पिछले 2 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। कभी मेरी भी फैमिली थी जिस पर मैं जान छिड़कती थी, मगर मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी हूँ। कभी कभी हालात ऐसे सख्त हो जाते हैं जो आपके बस में नहीं रहते। अगर आप कोई चीज़ सही भी करना चाह रहे हो तो वह आपसे गलत हो ही जाती है। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही होते हैं और अपनों की बहुत ज़रूरत होती है, और हमें भी अपनों की ज़रूरत थी। मगर ऐसी हालत में जब अपने ही साथ छोड़ जाए, फिर कोई भी गिला नहीं किया जा सकता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं 7 साल की थी जब मम्मी पापा अलग हो गए। मम्मी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन नाना ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी। सभी का यही ख्याल था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएंगी, मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपे उनका ताल्लुक उनसे बरकरार रहा था। मेरे पैदा होने के बाद भी मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। मेरे पैदा होने के बाद भी वह मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर इधर उधर लगी रहती थी। उन्हें मेरे रोने या हंसने की कोई भी परवाह नहीं थी। वह तो शुक्र था कि मेरी बुआ इस घर में मौजूद थी, जो मुझे 1 मिनट के लिए भी रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती थी। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। पापा मम्मी की सारी हरकतों को जानते थे। उन्होंने कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने पापा के साथ रहना ही नहीं चाहा, बस मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उसी रात पापा किसी ज़रूरी काम में फंस गए और थोड़ी देर से घर वापस आए। तब मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर शायद अब सब खत्म हो चुका था। पापा की सारी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। तभी पापा ने खड़े खड़े मम्मी को तलाक दे दी थी। मम्मी तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, उठाया और घर से चली गई। उनके इस फैसले से वह दोनों तो बहुत सुकून में आ गए थे, मगर वह नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला मेरी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डालेगा। मेरी सारी जिम्मेदारी बुआ पर आ गई थी, जिसकी वजह से बुआ की अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 4 साल बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरत से दूसरी शादी कर ली। शुरू शुरू में उनके पास जाने से मुझे बहुत डर लगता था।
क्योंकि मैंने स्कूल में स्टेप मदर के बारे में जो कुछ सुना था वह सब अच्छा नहीं था। मगर वह औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। कुछ ही दिनों में उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी और मैं उसे मम्मी बुलाने लगी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। बुआ अब अपनी ससुराल में रहती हैं। अब घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा रहते हैं। 2 साल बाद ही मेरी छोटी बहन हुई थी। उसके आने से जैसे हमारी ज़िंदगी पूरी सी हो गई थी। सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन हमारी ज़िंदगी में तूफान आया जो हमारा सब कुछ बहा कर ले गया। उस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 4 साल की थी और मैं 15 साल की। जब पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी और हमारी ज़िंदगी को वीरान कर गए थे। सभी मेरी मम्मी को मनहूस कह रहे थे, जो पहले अपनी एक शादी ना निभा सकी और अब दूसरी शादी में अपने पति को ही खा गई। सब लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था। मजबूरन मम्मी को वह घर बेचना पड़ा और हम लोग वहाँ से दूसरे गांव में रहने चले गए थे। घर के पैसों से मम्मी ने छोटा सा मकान खरीद लिया था और बाकी पैसे अकाउंट में सेविंग के तौर पर डलवा दिए थे। मेरा एडमिशन वही के एक स्कूल में करवा दिया गया था। सेविंग से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। मम्मी को शायद अंदाजा था कि वह पैसे उतने नहीं चल पाएंगे, तभी वह साथ साथ औरतों के कपड़ों की सिलाई करने लगी थी। मगर सिलाई के पैसों से घर कहाँ चलते हैं। मैं मम्मी को मजबूर देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं मैथ से ग्रेजुएशन की और एक स्कूल में टीचिंग की जॉब करने लगी। इसके आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर पाई थी। मेरी कोशिश थी कि जैसे मेरी माँ ने मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है, तो अब मेरा यह फ़र्ज़ था कि मैं रिया को अच्छी पढ़ाई करवाती और उसे एक बेहतर मुकाम तक पहुँचाती। उन्होंने मुझे नौकरी करने से बहुत रोका था, मगर 25,000 मेरी सैलरी थी। अगर मैं उस समय मम्मी की बातों में आकर अपना जॉब छोड़ देती, तो इतनी अच्छी जॉब मुझे कहाँ मिलने वाली थी। फिर वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और जब मैं 20 साल की हुई तो मेरा रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था, एक बहन का इकलौता भाई था। बहन की शादी हो गई थी। अब घर में उसके मम्मी पापा और वह खुद था। वह उसी गली के पीछे रहता था। अच्छा खासा खाते पीते लोग थे। मम्मी को रिश्ता अच्छा लगा तो मम्मी ने उनसे शादी के लिए कुछ वक्त मांगा और मेरी इंगेजमेंट कर दी। मेरा मंगेतर इंगेजमेंट में सिर्फ कुछ देर के लिए आया था, फिर किसी ज़रूरी काम का कहकर चला गया था। मेरी ननद के जरिए हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे, मगर मेरे मंगेतर ने मुझे खुद से कभी कॉल नहीं की थी। शुरू शुरू में मुझे यह बात ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर का इग्नोर करना मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं बर्दाश्त कर जाती और कर भी क्या सकती थी। उन लोगों का दिया गया वक्त पूरा हो चुका था। वह लोग शादी की तारीख रखने आए थे, पर मेरी मम्मी ने उनसे कुछ वक्त मांग लिया था और मेरे मंगेतर ने इस पे कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरी बहन अब 8वीं क्लास में थी और 12 साल की हो गई थी। मैं और मम्मी उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। हमने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह बहुत लाडली थी, मगर मैंने जो आज खबर सुनी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। ना जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। हमसे कहाँ भूल हो गई थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। मम्मी ने मुझ पर जो धमाका किया था, बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब रिया स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे चक्कर आ रहे थे, साथ में उसके पेट में भी दर्द था। तब भी मम्मी ने मुझे कॉल की, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाई थी, तो मम्मी उसे लेकर हॉस्पिटल आ गई। उसकी हालत देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ था। उसने कुछ टेस्ट किया, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो डॉक्टर का शक सच में बदल गया। मेरी 12 साल की बहन माँ बनने वाली थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अपनी बहन की तरफ गई ताकि उससे पूछ सकूं उसने यह हरकत क्यों की, उसने अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग क्यों लगा लिया। और अभी मेरा सवाल मुंह में ही था जब वो अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैं पाक दामन हूँ। यह कहते ही वह भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने माँ को उठाया और उनको कमरे में ले गई। मम्मी किसी भी तरह से संभाल में नहीं आ रही थी। सदमा बहुत ही बड़ा था। मम्मी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई न कोई हल निकालना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ किसने जुल्म किया था, क्योंकि वह खुद ही इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। यह मेरी समझ से बाहर था।
थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरी बहन स्कूल जा चुकी थी और मैं भी स्कूल चली गई। पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा, बदनामी का डर सता रहा था। मैंने अपनी एक कलीग को यह मसला बताया तो उसने मुझसे कहा कि अभी शुरुआत है, तुम अपनी बहन का अबॉर्शन करवा दो। मैं घर जाकर मम्मी से और बहन से बात की, मगर मेरी बहन एकदम अकड़ गई। वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं चाहती थी। उसे ना तो बदनामी का डर था और न ही अपने किरदार पर लगे दाग का, बल्कि बहुत सुकून से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं सुकून से नहीं थी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस चीज़ की भनक भी पड़ जाती तो वह रिश्ता ख़त्म करने के लिए 1 सेकंड की भी देर ना लगाते। मुझे कुछ भी करके इस झंझट को ख़त्म करना था, क्योंकि यह हमारे लिए बदनामी के अलावा और कुछ नहीं था। जितना इस मामले को बढ़ाया जाता उतना ही हमारे लिए मुश्किल पैदा होती, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत गिरती जा रही थी। उसकी बदलती पीली रंगत किसी को भी शक में डाल सकती थी। इसलिए मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था। वह पूरी तरीके से कमरे में बंद होकर रह गई। मैं हर तरह की कोशिश करके देख ली कि वह किसी भी तरह यह दाग मिटा दे, लेकिन वह राजी नहीं हुई। मैं किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके मैंने एक गिलास में डाला और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें अबॉर्शन की दवाई थी। मैंने वह शीशी खोली और दवाई गिलास में मिलाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं किसी की जान लेने जा रही थी, लेकिन उस समय उसके भले के लिए ही तो कर रही थी। मैं अपनी बहन को यूं अपनी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। अभी वह खुद बच्ची थी तो वह बच्चा कैसे संभालती, वह भी एक नाजायज औलाद को। लोग तो उसको ताने दे देकर ही मार डालते। दुनिया ऐसी औरत को कहाँ जीने देती है, और वह तो औरत भी नहीं थी। मैं उसे खुद पर इतना बड़ा जुर्म नहीं करने दे सकती थी, इसलिए मैंने दवाई मिला दी थी कि ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दवाई ग्लास में मिलाने के बाद मैं शीशी बंद करके दोबारा जेब में डाली। फिर चम्मच लेकर दूध में अच्छी तरह दवाई मिक्स कर दी। दूध का ग्लास लेकर अपनी बहन की तरफ जाने लगी। मैं सोच रही थी कि जो काम कर रही हूँ वह गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तो बस इस परेशानी से छुटकारा चाहती थी, ताकि हम सब पहले की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे जाकर दूध दिया और कहा कि इसे पी लो। वह मेरे हाथ से लेकर दूध पीने लगी और अजीब नज़रों से देखने लगी। वह बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। अब मैं रोज़ उसे दूध के जरिए दवाई की एक डोज देने लगी। 1 हफ्ते में ही उसका नतीजा मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, मगर कम डोज की वजह से इतना वक्त लग गया था। उस दिन भी मैंने उसे दूध में दवाई मिलाकर दी थी और सोने के लिए कमरे में आ गई। सुबह मैं उठकर जल्दी स्कूल चली गई। सुबह मैं स्कूल जल्दी गई थी क्योंकि हमारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी, जिसकी हमें तैयारी करनी थी। मैंने अपनी डायरी तैयार नहीं की थी, जिस वजह से मैं जल्दी चली गई थी। इस बात से अनजान थी कि मेरे पीछे घर में क्या होगा। उस दिन टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इसलिए सब टीचर्स का फ़ोन लेकर ऑफ कर दिया गया था। हम तकरीबन पूरा दिन बहुत बिजी रहे। 1 बजे मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं घर पहुंची। रात को भी नहीं सो पाई थी बहन की टेंशन की वजह से, इसलिए नींद से मेरा बहुत बुरा हाल था। तो मैंने ऐसे ही मोबाइल लेकर बैग में डाल दिया और ऑन भी नहीं किया। घर पहुंची तो पूरे तरीके से सन्नाटा था। मुझे एकदम से परेशानी हुई। उस वक्त तो मम्मी और मेरी छोटी बहन थी और उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मेरी सिक्स्थ सेंस बार बार किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर गई। अंदर मम्मी को बदहवास हाल में देखकर मेरी नींद एकदम से उड़ गई थी। मैं फौरन भागकर मम्मी के पास गई। मम्मी जोर जोर से रो रही थी। अगले ही पल मम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और फिर मम्मी की अगली बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच दी थी। मम्मी ने कहा, मैं कैसी पत्थर दिल हूँ, मैंने अपनी ही बहन की जान ले ली थी। मैं हैरत से मम्मी की बात सुन रही थी। मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार किया था, तुमने मेरी बच्ची को ही मार दिया। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी? मैंने सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मैं चुपचाप खड़ी मम्मी का इल्ज़ाम सुनती रही। मम्मी सही तो कह रही थी। मेरी दवाई की वजह से मेरी बहन मर गई थी, क्योंकि वह खुद भी बच्ची थी और दवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और ज़िंदगी की बाजी हार गई। मम्मी ने मुझे मेरी बहन का जनाजा तक नहीं देखने दिया था। थोड़ी ही देर बाद मेरे ससुराल वाले पहुंच चुके थे। सबको यही बताया था कि छिपकली वाला दूध पीने से जहर की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। हकीकत से सिर्फ मैं और मम्मी ही वाकिफ़ थे। कुछ देर बाद मेरी बहन को दफना दिया
और मुझे मेरी बहन की आखिरी दीदार से भी महरूम कर दिया गया। खैर, ज़िंदगी फिर अपने रूटीन पर आ गई। इस बीच मैंने मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की। दिन रात मेरी बहन मेरे सपनों में आती थी और मुझसे अपनी जान का हिसाब मांगती थी। शुरू में मैं अपना वहम समझकर भूल गई, मगर मुझे सच में ख्वाब आने लगे तो मैंने फ़ैसला कर लिया, थोड़े दिन के लिए यहाँ से दूर चली जाती हूँ। जगह की चेंजिंग से मम्मी भी अपने आप को थोड़ी सही महसूस करेंगी। मैं उन सपनों की वजह से एक पल भी नहीं सो पाती थी। जागने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हो सकता है कि जगह की चेंजिंग से सेहत पर अच्छा असर पड़ता। इसी सिलसिले में मुझे छुट्टियां लेने स्कूल जाना था, इसलिए मैंने घर के दरवाजे पर ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए मैंने ताला लगाकर चाबी बाजू वाली आंटी को दे दी कि जब मम्मी आए तो उन्हें इंतज़ार ना करना पड़ेगा। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि आज एक टीचर नहीं आए हैं, वो छुट्टी पर हैं, इसलिए तुम 7th क्लास की एक पीरियड ले लो। मैंने कहा ठीक है सर, और ये कहकर क्लास में बच्चों को पढ़ाने चली गई। क्लास ख़त्म होने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खुद को दिखाने के लिए हॉस्पिटल आ गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर बेड पर पड़ी कम उम्र लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी, जो दर्द से करा रही थी। मैंने खुद को गिरने से बचने के लिए बेड का सहारा लिया था। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ कर मेरी बहन को बचाने के लिए दरख्वास्त कर रही थी। मैं पीछे थी, इसलिए वह मुझे देख ना सकी और मम्मी को लेबर रूम से बाहर निकालकर डॉक्टर ने चेकअप शुरू किया और फ़ौरन ही बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 2 घंटे ऑपरेशन के बाद मेरी बहन से निकलने वाला मेरे हाथ में था, वह कोई बच्चा नहीं था बल्कि रसौली का एक गुच्छा था, जिसने मेरी बहन का पेट फूलकर बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्ची एक बार मेरे पास आई थी, तभी मुझे इस पर रसौली का शक था। मैंने इसके टेस्ट भी किए थे और इसकी रिपोर्ट्स रखकर इमरजेंसी केस में चली गई। वापस आई तो उसकी माँ गलती से इसकी जगह किसी और की रिपोर्ट्स ले गई। काश ये पहले आ जाती तो इसे आज इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। मैं वह पैकेट पकड़कर सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वह तो मुझे घर छोड़कर आई थी, उन्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने वह रसौली वाला पैकेट मम्मी के हाथ में दे दिया और कहा कि आपकी बेटी की हालत ये है। रसौली, जिसे आप बच्चा समझकर 9 महीने तक उसके पेट में पालती रही, इसने आपकी बेटी का सारा पेट जख्मी कर दिया है। वह कितनी तकलीफ में है, आप जाकर देखें। मैंने मम्मी से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर मम्मी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शायद उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उनकी बेटी को मार दूंगी और खुद ही अपनी बेटी की मौत का ड्रामा करके मुझे उससे दूर कर दिया। और एक मैं थी जो इतने दिनों से अपनी बहन की याद में सो नहीं सकी कि मैंने अपनी बहन की जान ले ली। मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रही थी। मैं मम्मी और बहन को वहीं छोड़कर उनको बिना बताए किसी दूसरे शहर आ गई। उनके इस धोखे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं तो जो भी कर रही थी उनके भले के लिए ही कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब मिल गई। दोबारा कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी मम्मी और बहन के सामने जा सकूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे मेरी रातों की बेचैनी याद आ जाती है, जो मैंने अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद सही थी।